नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, कल नोएडा में, ग्रेटर नोएडा जिसको जेवर भी बोला जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही हैं। डबल इंजन की बात भी कही है, प्रदेश में जो बदलाव हुए हैं उनकी भी चर्चा की है, जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है उससे उत्पन्न चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में भी बात की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अटल जी के समय ही 2003 में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव रख लिया गया था, लेकिन 2004 में चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार बन गई और 2014 तक रही, तो ये फाइल आगे बढ़ाई ही नहीं गई। फिर 2014 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, तो अगले 3 साल तक यानी 2017 तक भी उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने वो सब औपचारिकताएं पूरी नहीं की जो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी थी। जैसे 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, तो बुलेट ट्रेन के लिए जो जमीन का अधिग्रहण होना था महाराष्ट्र में, वो लटका करके रख दिया गया और उस प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ गई और वो लिंगर ऑन भी हो गया। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे ने टेक ओवर किया महाराष्ट्र को, वैसे ही उसके लिए रास्ते खुल गए। तो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फाइल भी आगे बढ़ गई, भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा हो गया, इसका शिलान्यास भी हो गया और कल इसका उद्घाटन भी हो गया। अब ये सारी चीजें जब कही उन्होंने और भंडा फोड़ा अखिलेश यादव सरकार के विकास का, इसके अलावा उन्होंने एक और पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव नोएडा आने से डरते थे। किसी ने उनको समझा रखा था कि अगर आप नोएडा गए तो आपकी कुर्सी चली जाएगी। तो अखिलेश यादव तो नहीं आए, पर हम और योगी जी के तो पता नहीं कितने दौरे नोएडा के अब तक लग चुके हैं। और नोएडा जो है वो एक तरीके से जैसे टेक ऑफ होंगे यहाँ से जहाज, वैसे ही उत्तर प्रदेश के लिए भी टेक ऑफ का एक मंच बन गया है। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़ी हुई दूसरी चीजों पर भी हम गौर करेंगे। उनके ट्वीट को देखिए। उन्होंने कहा है, हमारे प्रदेश के मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान सहित विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता। जब हार साक्षात दिखने लगती है तो इंसान को ना अपने पद का मान रहता है और ना अपने कथन पर नियंत्रण। उम्र और पद का मान करना हमारे संस्कार में है। मैं थोड़ी सी देर के लिए ये ट्वीट यहीं रखूंगा और वीरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेहमान कैसे बता रहे हैं, जबकि वो वाराणसी से तीसरी बार के सांसद हैं। वो प्राइम मिनिस्टर को जो मेहमान बता रहे हैं उसका उत्तर अखिलेश यादव ने स्वयं आज दादरी की रैली में दे दिया है। उन्होंने आज फिर से कहा है, 2024 में जो झूठ का बाजार खड़ा किया था आपके इंडी जिहादी अलायंस ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, कि यदि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा और शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण मिलता है वो खत्म हो जाएगा।
तो आज उन्होंने फिर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अभी केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो संविधान को अभी खतरा बना हुआ है। तो इसलिए 2027 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। यानी वो फिर से 2027 का जो है 2024 का जो झूठ है, उसको 2027 के के विधानसभा चुनाव में दोहराने का आधार, उसका ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तो उसका उत्तर तो उन्होंने स्वयं आज दे दिया। हमें आपको इसके बारे में कोई ज्यादा शोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, तो वो इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो ये तय नहीं कर पाते कि उनका मुद्दा क्या होगा, वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी का मुख्य प्लान तो क्या होगा, इसको लेकर के भी उनके अंदर भ्रम बना रहता है। कभी वो कहते हैं पीडीए माने होता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अभी 3 दिन पहले एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कह रहे थे पीडीए का मतलब होता है पीड़ित, दलित और अपमानित। तो किसको माने? कभी उनका औरत हो जाता है, कभी उनका अगला, तो कभी पीडीए में ए कभी अगला हो जाता है। तो ये उनका भ्रम बना हुआ है। मूल बात ये है कि समाजवादी पार्टी के पास, जो कि हर क्षेत्रीय पार्टी की समस्या है, उसके पास केवल कॉस्मेटिक इश्यूज होते हैं, दिखावे के इश्यू होते हैं। वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो जाति का कार्ड खेलते हैं, वो मजहब का कार्ड खेलते हैं। ममता बनर्जी जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में जब फंस जाती हैं, तो वो कहती हैं कि जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहरी है, अमित शाह बाहरी है, अमित शाह गुजराती है। अब देश का प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो किसी एक राज्य में बाहरी कैसे हो सकता है? और अगर इसी देश का व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो किसी ना किसी राज्य का तो मूल निवासी होगा ना। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इंदिरा गांधी क्या थी, मनमोहन सिंह का जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था। और वो शरणार्थी बन के भारत में आए थे। लेकिन कांग्रेस के लोग, जब अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब वो अडवाणी जी को विदेशी कहते थे। अडवाणी जी का जन्म सिंध में हुआ था। अरे जैसे मनमोहन सिंह शरणार्थी बन के भारत आए थे, वैसे अडवाणी जी सिंध से शरणार्थी बन के भारत आए थे। और जिहादियों ने अगर अगर उनको अपनी जान बचानी थी, तो उनको भारत आना था। तो ये जो है समय के अनुसार ये तर्कों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ये तर्क कभी उन पे भी बैकफायर करेंगे। अब जैसे अभी 4 दिन पहले एक अंग्रेजी के टीवी चैनल में वो ये बोल रहे थे कि यूपी के मुख्यमंत्री लखनऊ में जिस कार्यालय में बैठते हैं, लोक भवन में, वो उनकी सरकार ने बनाया। तो एंकर ने कहा कि तो इसका मतलब ये कि जिस संसद भवन में आप बैठते हैं, तो उसको तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बनवाया। तो उनके पास जवाब नहीं था, और फिर बोले नहीं नहीं, जो पुराना संसद भवन था वो बढ़िया था। तो ये संसद भवन बनवाना, सरकारी कार्यालयों के भवन बनवाना, डीएम का दफ्तर, एसपी का दफ्तर, थाने की बिल्डिंग, तहसील की बिल्डिंग, ब्लॉक की बिल्डिंग, ये सरकार के रूटीन कार्य हैं। इसके लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई जो है इसके लिए श्रेय नहीं लेता है। और ये सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब लखनऊ में जो है ये जो सुब्रत राय सहारा की जो फाइनेंस कंपनी थी सहारा, उसको जो समाजवादी मुलायम सिंह यादव ने 1994 में गोमती नगर में, जहां पे हजारों रुपए स्क्वायर फीट की सिर्फ जमीन की लागत है, वहां मुलायम सिंह ने उनको 200 एकड़ से अधिक जमीन लीज पर फ्री दे दी थी, बिना एक पैसा लिए। अब वो जमीन जो है लखनऊ नगर निगम ने वापस ले ली है। वहां पे नए विधानसभा भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। वो लैंड जो है ट्रांसफर हो जाएगी यूपी गवर्नमेंट को, बनेगी। लेकिन आप कभी ये कहते हुए सुनेंगे नहीं योगी आदित्यनाथ को कि हमने जो है नया विधानसभा भवन बनवा दिया। क्या आपने कभी पीएम मोदी को ये कहते हुए सुना है कि उनके कार्यकाल में भारत मंडपम बना, उनके कार्यकाल में नया संसद भवन बना, उनके कार्यकाल में सेंट्रल विस्टा नाम के जो केंद्रीय कार्यालयों का नया संकुल, नया कॉम्प्लेक्स बना? तो ये सब रूटीन काम है। मूल मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि योगी आदित्यनाथ के अगले साल जब चुनाव होगा, तो कार्यकाल के 10 साल पूरे हो चुकेंगे। वो कौन से मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेरेंगे कि आपने ये काम जो है ऐसा किया, जिससे जो जनहित के विरुद्ध था, जिससे जनता की हानि हुई, जनता को नुकसान हुआ और जनता परेशान है, हाल बेहाल हुआ। कुछ तो बताइए। तो उनके पास कहने को नहीं है।
आज ही योगी जी ने एक कार्यक्रम में 650 से अधिक नर्सिंग स्टाफ को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उन्होंने अभी कहा एक घंटा पहले कि हमने अब तक 9 साल में 9 लाख लोगों को जो है नियुक्ति को हमने रोजगार दिया, सरकारी नौकरियों में हमने उनको नियुक्ति दी। और पिछले 9 साल में योगी सरकार में जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं, उसमें केवल एक गड़बड़ी हुई है कि या तो पेपर लीक हो गया, नकल हो गई, उसके कारण जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन था, उसको सरकार को रद्द करना पड़ा। लेकिन आज तक 9 साल में क्या कभी आपने सुना कि कहीं पे जो है सरकारी पदों की नीलामी हुई हो, पैसे वसूले गए हों कि आपको नियुक्ति दीजिए, वो हम देंगे आपको 9 लाख रुपए और 10 लाख रुपए देना होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में क्या होता था, पदों की खुली नीलामी होती थी, विशेषकर पुलिस में, ये सब बंद हो गया है। तो सवाल ये है कि अब उनके सामने मुद्दा क्या है? तो मुद्दा ये है कि कभी पीडीए के नाम को पलटते रहो और या कहीं डेवलपमेंट का क्रेडिट क्लेम करो, ताकि अगले चुनाव के पहले आपकी विकासवादी छवि एक नेता की बने और आप एक पॉजिटिव नैरेटिव अपने पक्ष में क्रिएट कर सको। लेकिन जो आपकी वास्तविक जो पॉलिटिकल चुनौती है, उससे आप भाग जाते हैं। जैसे दो यूपी विधानसभा में 2017 से लेके आज 26 आ गया है, योगी सरकार के 10 केस हो चुके हैं और इन 9 सालों में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में या विधान परिषद में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं उठाया या या ऐसा या ऐसा वो जो है कुछ नहीं ढूँढ पाए, जिससे सरकार को उत्तर देने में या उस पे चर्चा से सरकार को भाग लेने में परेशानी का अनुभव हुआ हो। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, सिवाय क्या है, अपराध बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब है और सरकारी नौकरियों में, नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। 9 साल में इनके पास केवल यही 2 मुद्दे रहे हैं और असली बात ये है कि अगर अखिलेश यादव 2022 में कन्नौज विधान में की एक विधानसभा सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, उनके 100 से अधिक विधायक चुन के आए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में और वो नेता विपक्ष थे। अगर उनको योगी आदित्यनाथ से लड़ना था, अगर बीजेपी को चुनौती देनी थी और अपना दावा ये बनाए रखना था कि वो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएँगे, तो आपको विधानसभा में रहना चाहिए था। आप भाई विधानसभा छोड़ के क्यों भाग गए लोकसभा में? और आज कोई अगर आप अगर सर्वे कीजिए तो पश्चिम यूपी में कितने लोग जानते हैं कि इस समय यूपी असेंबली में नेता विपक्ष कौन है? कोई जानता है? लोग नहीं जानते, हम आप पत्रकार इसलिए जानते हैं। तो अब आपको मालूम था कि राष्ट्रीय राजनीति में एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते आपकी कोई भूमिका नहीं होने वाली है। और 1989 से 2014 के बीच के 25 साल में ये कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर था। टेक्निकली कोएलिशन गवर्नमेंट आज भी है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि बीजेपी का स्पष्ट बहुमत नहीं है। उसके पास 240 है और बहुमत के लिए 272 273 सीटें चाहिए होती हैं। तो टेक्निकली मोदी गवर्नमेंट भी इस समय कोएलिशन गवर्नमेंट है। लेकिन 1989 से 2014 तक का क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम युग था। नरेंद्र मोदी ने इस स्वर्णिम युग को समाप्त कर दिया 2014 में। आपकी कोई लोकसभा में आप जो है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहली भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें हैं, कांग्रेस 99 सीटें हैं और अब एक उनका कम हो गया असम का और तीसरी समाजवादी पार्टी जिसकी 37 सीटें हैं। लेकिन आप बताइए 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसा कौन-सा चमत्कार किया समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में? तो कुल मुद्दा ये है कि आप जो है कॉस्मेटिक इश्यूज के बल पर लॉन्ग टर्म राजनीति नहीं कर सकते। आपको सब्सटेंटिव इश्यू चाहिए और सब्सटेंटिव इश्यू है कि जनता को डिलीवरी क्या हुआ। नरेंद्र मोदी ने अगर नवंबर 2021 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी, शिलान्यास किया था, तो नरेंद्र मोदी ने ही 5 साल से कम समय के बाद उस एयरपोर्ट के पूरा होने पर उसका उद्घाटन किया और ये पहला फेस है। अभी इसमें जो है 4 रनवे और बनने हैं। यहाँ पे एमआरओ बनना है, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल की क्रिएट होनी है। भारत का साल में अरबों डॉलर देश के बाहर जाता है, क्योंकि भारत सरकार की प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज की और जो और कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, प्राइवेटली हेल्ड जेट हैं, वो सब अपने मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए ज्यादातर जाते हैं सिंगापुर या दुबई। तो ये सारा काम अब भारत में होगा। ये लॉन्ग टर्म जी, जी। प्रोजेक्ट और एक आपत्ति ये है कि साहब जो है वो एयरपोर्ट इतना दूर बना दिया है, दिल्ली से पहुंचने में वहां पे 1400-1500 रुपए का खर्चा होगा।
अरे ये नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मेट्रो से लिंक करने का काम चल रहा है, वो समय लेगा पूरा होने में और इस साल वो चालू हो जाएगा। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से भी जोड़ने का हाईवे बन रहा है। जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है दिल्ली के बाहर का, जो दिल्ली की आउटर रिंग रोड है, उससे भी जोड़ने का इसको जो हाईवे बन रहा है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस टेक्स टाइम। और ये सारा, और सबसे बड़ी बात ये है, नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और यूपी में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, वो अपनी निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरे हो रहे हैं। अब अभी कुछ ही महीनों में मेरठ से प्रयागराज के बीच में 650 या 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, उसका उद्घाटन होगा। इसकी तो पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज योगी जी ने किया है। क्या उसके बारे में अखिलेश कहेंगे कि हमारे जमाने में ये हो गया था? तो ये सब जो जो काम हो रहे हैं, और जिन लोगों को लगता है कि ये, जब पीएम मोदी कहते हैं या योगी जी कहते हैं इंजन गवर्नमेंट है, यही मतलब है डबल इंजन गवर्नमेंट का, कि एक पॉलिटिकल एक स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कितना आवश्यक है प्रदेश के विकास के लिए। और जब डबल इंजन गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब वो ये कहते हैं कि जो भी हो रहा है उसका, इसका आधा श्रेय हमारा है, मेरा है, और आधा श्रेय यूपी के मुख्यमंत्री का है। यानी ये सारा श्रेय उनका नहीं है। ये जी जी। कलेक्टिव लीडरशिप में इसी तरीके से काम होता है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों में जो है कोई लीडरशिप माने एक परिवार का नेता की होती है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या तृणमूल कांग्रेस हो बंगाल की, या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, वहां पे परिवार की वो जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, वो एक परिवार की निजी कंपनी होती है, निजी फर्म होती है, वहां कोई लीडरशिप तो होती नहीं है। तो ये सब जो चीजें यूपी में हो रही है, लखनऊ में 108 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बन गई, 5,500 करोड़ रुपए से की उसकी लागत आई है। वो प्रोजेक्ट चालू भी हो गया, लोगों को जानकारी नहीं होगी लखनऊ के बाहर। 5,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, और ये केवल राजनाथ सिंह ऐसा एक कद्दावर नेता लखनऊ से एमपी है। और पिछले 10 सालों में लखनऊ में कम से कम जो अगर टोटल जो फ्लाईओवर बने हैं, उनकी लंबाई करीब 30 से 35 किलोमीटर है। और कम से और अभी जो है 1 दर्जन किलोमीटर से अधिक के फ्लाईओवर लखनऊ में बन रहे हैं। ये सारा इसलिए संभव हो पाया कि एक स्टेबल गवर्नमेंट केंद्र में है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट केंद्र में है, स्टेबल लीडरशिप यूपी में, इसलिए काम हो रहा है। और जो काम लखनऊ में हो रहा है या और शहरों में हो रहा है, वाराणसी में रिंग रोड बन रही है, कानपुर में रिंग रोड बन रही है, आगरा में रिंग रोड बन रही है, किसी को जानकारी है क्या इसकी? नहीं है। गोरखपुर में बन रही है, और प्रयागराज में बन रही है, और भी कई शहरों में काम हो रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना काम हो रहा है, और उसके लिए जितनी कॉम्प्रिहेंसिव जो एक इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक मॉडल इस सरकार ने तैयार किया है, केंद्र सरकार ने, और राज्य सरकार भी उसमें बराबर की भागीदार है। ये सब चीजें कभी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार में हो ही नहीं सकती हैं। ये संभव ही नहीं है, बिकॉज उनके पास कोई पॉलिटिकल मॉडल या कोई विजन है ही नहीं। और उसकी कमी को वो ये इस तरह की बयानबाजी करके पूरा करते हैं कि वो तो विदाई के लिए आए थे और हमने उनको विदाई दे दी। तो ये सब चीजों से आपका ना तो जनाधार बढ़ेगा, ना आपके दल की पार्टी की इलेक्शन के पहले कोई स्वीकार्यता बढ़ेगी। हाँ, आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने बीजेपी को श्रेय लेने से रोक दिया। जी। कुछ मित्रों की जरा टिप्पणियां हैं, उन पर एक गौर कर लें। समीर लिख रहे हैं, मूर्ख पर बात क्यों? बेवजह इस मूर्ख को आप फोकस कर रहे हैं। ये अब पूरी तरह से पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य परिणाम की राह देख रहा है। यदि बीजेपी को कम सफलता मिली तो उसको उप निरीक्षक जीत की आशा है। देखिए, ऐसा है समीर जी, अखिलेश यादव को मूर्ख मान लेना या राहुल गांधी को मूर्ख मान लेना ये बड़ा आसान है। लेकिन राहुल गांधी की 2024 में सीटें बढ़कर के 99 हो गई। अखिलेश यादव की 2014 में 5 थी, 2019 में 5 थी, 2024 में 37 सीटें हो गई।
तो जिनको आप मूर्ख कह करके आउटसाइडली रिजेक्ट कर रहे हैं, इनके पीछे जनता तो है, वो चाहे किसी भी तरीके से है, या इनके झूठ या इनके पाखंड या लोगों को भ्रमित करते हैं, कुछ भी है, तो इनको इतनी शक्ति कैसे मिल रही है। और जो चुनौती बने हुए हैं, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन पर चर्चा बनती ही है। और जो हमने आज की चर्चा रखी है, उसकी वजह ये है कि ये बहुत बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश का मेहमान बता रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश से तीसरी बार नरेंद्र मोदी चुन करके लोकसभा में पहुंचे हैं, और जिनकी सरपरस्ती में 2014 में 80 में से 73 एमपी पहुंचे थे, और 2019 में 64 एमपी पहुंचे थे। और ये मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल। तो मुख्यमंत्री जो रह चुका हो, जो अभी भी चुनौती दे रहा हो, और जो प्रधानमंत्री को मेहमान बताने की बेशर्मी कर रहा हो, मैं दुस्साहस आपको दिखा रहा एक हो। बात और बताऊं चौधरी साहब, मैं एक बात और बताऊं, ये पिछले 9 सालों में योगी आदित्यनाथ जी इतनी बार नोएडा गए हैं, प्राइम मिनिस्टर पिछले 12 सालों में दर्जनों बार नोएडा गए हैं, तो अब इनके ऊपर दबाव बना है कि ये नोएडा जाएं। ये इतने और नोएडा को लेकर के एक अंधविश्वास ये बैठा हुआ है पिछले 40 सालों से कि जो वहां जाता है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। अगस्त 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब आगरा से नोएडा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना था। इन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके रिमोट से इसका उद्घाटन किया था। तब बहुजन समाज और इस हाईवे की और इस एक्सप्रेसवे की बनने की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी। 2007 से 12 के बीच में बना था, और ये पूरा हुआ था। उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया, लेकिन मायावती जी ने कभी ये नहीं शिकायत की कि मेरे कार्यकाल का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसका उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया और उसका श्रेय ले लिया। आज पहली बार ये नोएडा गए हैं, और मायावती जी आज तक नोएडा नहीं गई। और कल को पीएम ने अखिलेश यादव के बारे में क्या कहा है कि नोएडा समाजवादी पार्टी का एटीएम है। वो 100% सही बात कही है उन्होंने। और दिसंबर 2021 में यूपी विधानसभा में सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट टेबल हुई है नोएडा के भ्रष्टाचार के बारे में। वो रिपोर्ट सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको जाके पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोएडा के में सपा बसपा के कार्यकाल में क्या क्या कारनामे हुए हैं। वो सारा ब्यौरा, वो 450-500 पन्ने की रिपोर्ट है, उसमें सारी कहानी दी हुई है। तो ये इतने बड़े समाजवादी अपने आप को बोलते हैं हम बड़े साइंटिफिक हैं, और अखिलेश यादव हमेशा योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते हैं कि इनको स्मार्टफोन ऑपरेट करना नहीं आता, इनको लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं आता, ये तो बाबा हैं, इन्हें क्या मालूम होगा, ये तो जो है ऐसे अनपढ़ किस्म के आदमी हैं। लेकिन जरा पता करिए योगी जी कितनी बार नोएडा गए हैं, और ये आज पहली बार जीवन में नोएडा गए हैं। वो भी जब जब इलेक्शन आ रहा है, और वहां से बैठ करके वो क्या क्या टिप्पणी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर। तो राजनीति में समाजवादी अपने को बड़ा साइंटिफिक और बड़ा तर्कशास्त्री होने का दावा करते हैं, लेकिन वो बात उनके आचरण में भी तो दिखनी चाहिए। आज ये क्यों पहली बार दिखी है? अखिलेश यादव को एक्टिव पॉलिटिक्स में आज आए 26 साल से अधिक हो रहे हैं। 99 में ये पहली बार जो है लोकसभा गए थे, इलेक्ट हुए थे कन्नौज से बाई इलेक्शन में। और आज ये पहली बार गए हैं। वो भी क्यों गए हैं? क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि साहब बड़ा शुभ होता है समाजवादी पार्टी के लिए वेस्टर्न यूपी से इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करना। तो जब भी आप अपने विरोधी पे वार करें तो कृपया संदर्भ का ध्यान रखें कि ये आपके बूमरैंग भी कर सकता है, ये पलट के आपके ऊपर भी आ सकता है। इनके ट्वीट का एक हिस्सा और ले लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करेंगे। ये लिखते हैं, जब हार साक्षात दिखने लगती है तो इंसान को ना अपने पद का मान रहता है, ना अपने कथन पर नियंत्रण। उम्र
और पद का मान करना हमारे संस्कार में है और हमेशा रहेगा। तो उम्र तो इनके पिता की भी थी जिनका सम्मान नहीं किया था इन्होंने, उम्र तो इनके चाचा की भी है जिनका सम्मान नहीं किया इन्होंने। जहां तक हार साक्षात दिखने लगी तो इंसान को ना पद का मान रहता है ना कथन पर। तो इसमें कितनी सच्चाई है? 2014 के बाद से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र जीती, दिल्ली जीती, बिहार जीती, और अब इनको परेशानी ये है कि अगर बंगाल में भी इनकी सरकार बन गई तो फिर 2027 में फिर से 2022 रिपीट होगा। पांच में से 100% चार होगा। राज्यों में पांच में से चार राज्यों में फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो प्रश्न आपको भेजते हैं, ये प्रश्न मैं उनसे पूछता हूं कि जरा आप दो मुद्दे ऐसे बताइए जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी उठा सकती हो और जिनको समान रूप से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जनता सुने, पसंद करे, स्वीकार करे या उस पर विचार करे। इनके पास दो मुद्दे नहीं है, सिवाय इनके पास ये एक ही मुद्दा है कि कैसे समाज को जाति और मजहब के आधार पर विखंडित किया जाए। और अब की बार जो इनकी मुसलमानों को भड़का करके वोट लेने की जो राजनीति है, उसका इलाज करने ओवैसी आ रहा है। ओवैसी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सफलता के झंडे गाड़े हैं और जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को उसने धूल चटाई है बिहार के सीमांचल में और उसके 5 विधायक चुने गए हैं, तो पश्चिम यूपी में भी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी से तो मिलेगी मिलेगी, ओवैसी से भी मिलेगी। और ये मुसलमानों को अपना बंधुआ वोट बैंक मानते हैं, तो मुसलमान बंधुआ वोट बैंक नहीं है। इनको भी कुछ बताना पड़ेगा कि ठोस हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि मुसलमानों के सामने ये तो रिकॉर्ड मौजूद है ना कि उनको योगी जी की सरकार में पिछले 9 साल में क्या मिला, कि उनको भी घर मिला है, एलपीजी गैस मिली है, बिजली मिली है, आयुष्मान भारत में फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिला है और जो गेहूं चावल मिल ही रहा है और भी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। और जो भी और अगर ये कहेंगे कि मुसलमानों के संग अन्याय हुआ है, तो भाई अपराधी चाहे वो किसी धर्म मजहब का रहा हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? अगर टोटल आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको बहुमत हिंदुओं का मिलेगा अपराधियों में। जिसकी जितनी आबादी में हिस्सेदारी है, उतनी ही हिस्सेदारी आपको अपराधियों की सूची में मिलेगी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये आने वाले समय में इलेक्शन की तैयारी अभी ये इनकी शुरू हो गई है और इसके लिए इसको और जो कुछ भी ये ट्वीट्स आते हैं जनता के मानस पटल पे, इसकी जो शेल्फ लाइफ रहती है, इट्स ओनली 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। एक दर्शक ने टिप्पणी कर दी है तो उसका जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी और करप्शन ऑन हाई लेवल। तो करप्शन का तो देखिए, सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे रहते हैं निचले स्तर पर भी और ऊपर के स्तर पर भी, 100% कोई ये गारंटी ले ही नहीं सकता कि करप्शन नहीं होगा। जहां तक रोजगार या बेरोजगारी का सवाल है, तो मैं एक अखबार में जो रिपोर्ट छपी है जरा उसी को शेयर कर देता हूं। ये 2024 का योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था हमारी सरकार ने 7.5 वर्ष में 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। तो 7 लाख अगर केवल सरकारी नौकरियां 2024 तक उन्होंने दी हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में कितने प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं, कितनी फैक्ट्रियां आई हैं, कितने एक्सप्रेसवे हाईवे बने हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे का विस्तार हो रहा है। तो कितने रोजगार मिला होगा। मैं केवल दो बातें कहता हूं। योगी जी की सरकार के अचीवमेंट जो सरकार स्वयं नहीं कहती,
सबसे बड़ा जो पिछले 9 साल में काम हुआ है, आज उत्तर प्रदेश में किसी भी कोई भी जिला मुख्यालय, कोई भी नगर निगम का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटी ये नहीं कह सकता कि उसके शहर में बिजली का संकट है या उसके शहर में बिजली कटौती हो रही है। और 2017 तक जो टोटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी यूपी में थी, वो मात्र 17,000 मेगावाट थी। आज 32,000 मेगावाट है। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर और तीसरा है गन्ना किसान, चौथा है किसान। अगर ये 4 चीजें आपकी मजबूत हैं, अब ये गन्ना किसानों में ये इसका मतलब ये नहीं कि 100% गन्ना किसान बहुत संतुष्ट है। वेस्टर्न यूपी में मोदी कुछ प्राइवेट चीनी मिलें हैं जो अभी समय से भुगतान गन्ना किसानों का नहीं कर रही हैं। लेकिन जरा आप ये 2017 के पहले 20 साल का रिकॉर्ड देखिए जो है गन्ना किसानों के पेमेंट का। पिछले 9 सालों में योगी सरकार ने लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट किया है गन्ना किसानों को। 1 लाख करोड़ रुपया लगभग खाली पीएम किसान सम्मान योजना में गन्ना प्रदेश के सारे किसानों के खाते में सीधा गया है। तो 100% कभी कुछ नहीं होता, कहीं भी कुछ नहीं होता। आप विश्व का किसी भी देश में उठा के देख लीजिए, लेकिन यू ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। आप हमेशा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। 100% हो जाएगा। अब मैं कहूं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि पुलिस विभाग को बंद कर दिया जाएगा, डीजीपी ऑफिस को एबॉलिश कर दिया जाएगा, थानों में ताला पड़ जाएगा। नो, इट विल नेवर हैपन। इट हैज नॉट हैपेंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पुलिस का अपना काम है। असली चीज है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम था, मैं बार बार उदाहरण देता हूं, जो सोतीगंज था मेरठ का, जहां पे पूरे एनसीआर से गाड़ियां चोरी होके आती थी और कुछ ही मिनटों में गाड़ी कट जाती थी, उसके हिस्से पुर्जे बिक जाते थे। क्या हाल है यार सोतीगंज का? वहां वहां तो सुना खाली अब आजकल कोल्ड ड्रिंक और पान मसाला बिक रहा है। वहां तो चोरी वाली गाड़ियां अब नहीं आती हैं। ये कुछ छोटा काम है? और ये चोरी का बाजार 30 साल से अधिक चला है मेरठ में। तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये दशकों में डेवलप हुई है यूपी में, और इसके ऊपर जो आघात हुआ है योगी सरकार में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 100% जो है क्राइम समाप्त हो जाएगा। क्राइम रहेगा, लेकिन क्या स्टेट का प्रोटेक्शन है क्राइम को? नहीं है। क्या पहले था? 100% था। ये अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब आपका। और कुछ दर्शकों ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की है। मैं आपको बता दूं, मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं और अच्छी रिकवरी हो रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपसे दूर रह नहीं सकते हैं। एक आदत बन गई है आपसे बातचीत करने की और आपको अपडेट करने की। तो बेहतर स्वास्थ्य है। आप आवाज में भी देख रहे होंगे, शुरू के जो पॉडकास्ट थे उनमें आवाज में इतना दम नहीं था, लेकिन इधर धीरे धीरे आप लोगों के आशीष और प्रार्थनाओं से और चिकित्सकों की लगातार निगरानी से मैं बहुत बेहतर हुआ हूं। और आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो ये स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपका जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी नमस्कार।